संचालन के सिद्धांत। संचालन के सिद्धांत की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, मैनेजमेंट मतलब संचालन। संचालन कब शुरू हुआ होगा, आपको क्या लगता है? मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मानव शिकार करने जाता था तब से संचालन की शुरुआत होने लगी, है ना। तो संचालन सदियों से चली आ रही प्रवृत्ति है। इतिहास पर दृष्टि डालने पर दुनिया के विविध देशों की अनेक प्रवृत्तियों में संचालन के तत्व दृष्टिगत हुए हैं। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, राज्य व्यवस्था में और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय युद्ध रणनीति की विवृतना में संचालन का भलीभांति उपयोग हुआ तो नज़र आता है। दृष्टिगत होता है मतलब नज़र आता है, लेकिन उसके पहले भी सालों से संचालन तो होता ही था। अनेक संचालन शास्त्रियों, चिंतकों, विचारकों और लेखकों ने समय समय पर संचालन की धारणा का मूल्यांकन और विचारणा करके नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वैसे संचालन के विचार का इतिहास अति प्राचीन है और समयांतर पर परिवर्तित होता रहा है। गत कितने ही वर्षों में संचालन विचारधाराएं अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत होती रही है। फ्रेडरिक टेलर से लेकर हेनरी फ्रेयोल, ग्रिल ब्रैथ, मैक्स वेबर, चेस्टर्ड बर्नर, पीटर एब्ड्रकर और सी के प्रहलाद जैसे संचालन शास्त्रियों ने विविध सिद्धांतों का प्रतिपादन करके संचालन के सिद्धांतों को समयानुकूल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हेरोल्ड कुंतज ने संचालन की विचारधाराओं को वन के रूप में पहचान दी है। तो यहाँ पे हमने प्रस्तावना तो पढ़ा, उसके ऊपर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अलग अलग राजा जो थे, राजा पहले तो राजाशाही था देश में, अलग अलग देश में। तो राजाशाही के दौरान जो राजा थे वो राजा भी तो संचालन करते थे अपने राज्य का, है ना। तो वो राजा कोई देश के ऊपर आक्रमण करके, जिस देश के ऊपर आक्रमण कर लेते थे उस देश को अपना मतलब उस देश को अपना बना लेते थे, खुद का बना लेते थे। वहाँ बाद में वहाँ पे भी उसका संचालन करते थे। तो वहाँ पे वो कैसा संचालन करते थे और अपना जो खुद का देश था वहाँ पे वो कैसा संचालन करते थे। नए लोग उसके कंट्रोल में कैसे आते रह जाते थे। केवल सैनिक या मतलब सैनिक के जोर पे नए लोग जो है वो उसके कंट्रोल में रह जाते होंगे। बहुत कुछ इसके बारे में सोचने लायक है। तो संचालन के सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं आगे। अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे। तो संचालन के सिद्धांत संचालकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। मतलब ये सिद्धांत आपको क्या काम आएगा? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप कोई मतलब अपना बड़ा बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको ये सब सिद्धांत क्या काम आएगा? ये एक विज्ञान के नियम की तरह है। ये सिद्धांत जो अनुभवी लोगों ने बनाए हैं, वो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई भी समस्या आती है तो संचालन के सिद्धांत उसमें आपको हेल्पफुल बन सकते हैं, मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। वास्तव में संचालन के सिद्धांत कोई नियम नहीं है, मात्र धारणाओं, रूढ़ियों और अनुभव का निचोड़ है। अलग अलग संचालन शास्त्रियों को अलग अलग परिस्थिति में प्राप्त निष्कर्ष है और वे व्यवहारिक सिद्ध हुए हैं। मतलब उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा निकाला है, लेकिन वो व्यवहारिक सिद्ध हुए, मतलब प्रैक्टिकल सिद्ध हुए हैं। इसके अमलीकरण से सटीक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। इससे यह सिद्धांत व्यावसायिक इकाई के लिए संचालन प्रणाली का भाग बन जाते हैं।
व्यावसायिक प्रणाली मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका एक भाग बन जाते हैं अगर आप संचालन के सिद्धांतों का सही तरीके से उपयोग करते हो या कौन से संचालन का सिद्धांतों का उपयोग करते हो, उस हिसाब से वो आपके एक सिस्टम बन जाती है, वहाँ पे एक प्रणाली बन जाती है, मेथड बन जाती है। को आप इन इसके बिजनेस करने का तरीका कुछ इस सिस्टम का है, ऐसा लोग आपको पहचानने लगते हैं, उसके संचालन के सिद्धांत के द्वारा आपको पहचानने लगते हैं, मतलब यहाँ पे प्रणाली बन जाती है। व्यावसायिक इकाई में मानव व्यवहार को अनुकूल करने के लिए अमुक नियम सिद्धांत नियम निर्मित करने पड़ते हैं, निर्मित मतलब बनाने पड़ते हैं, जिससे लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है। इन सिद्धांतों को संचालन के सिद्धांत कहते हैं। तो संचालन के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको पहले ये बताऊं कि संचालन की बात करें तो संचालन में किसके ऊपर काम करना है, संचालन में किसके ऊपर काम करना है, सबसे ज़्यादा मानव के ऊपर काम करना है। और मानव के ऊपर हम काम करेंगे तो मानव जो है वो मशीन नहीं है, मानव जो है उसकी भी भावनाएं होती है, वो एक जीवित है, व्यक्ति है ना। तो उसके पास हमें काम करवाना है तो उसके पास हम अलग अलग तरीके से काम करवा सकते हैं। उसको डरा धमका के भी काम करवा सकते हैं और उसको प्यार और लालच से भी काम करवा सकते हैं, और दोनों का भी उपयोग कर सकते हैं, डर और प्यार दोनों रख सकते हैं, है ना। डर और लालच दोनों भी साथ में, दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। तो सभी का अलग अलग सिद्धांत होता है ना, सभी की अलग अलग सिस्टम होती है, सभी की अलग अलग सोच होती है, उस हिसाब से वो अपने काम में मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने कर्मचारियों से काम करवाते हैं। मानव के पास काम तो करवाते हैं, हाँ, लेकिन उसको डरा के भी काम करवाया जा सकता है और लालच दे के भी काम करवाया जा सकता है ना। तो उसके कॉन्सेप्ट को अभी समझेंगे। संचालन कला और विज्ञान का समन्वय है, वो तो हमें पता है कि उसमें नियम तो है, लेकिन नियम को जब हम अप्लाई करेंगे वे सही में उस व्यक्ति के ऊपर वो नियम का उपयोग करेंगे तब वो कला बन जाता है। विज्ञान होने से इसमें सिद्धांत हो यह स्वाभाविक है, विज्ञान के अंदर सिद्धांत तो होते ही है। शुद्ध विज्ञान की तरह संचालन का सिद्धांत जड़ नहीं है अपितु परिवर्तनशील है। इंसान के ऊपर काम करना है तो वो तो ज़रूरत के अनुसार नियमों को चेंज भी करना पड़ेगा, परिवर्तनशील रखना पड़ेगा। विज्ञान की नियम की तरह नहीं कि आधार और आघात और प्रत्याघात पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में लेकिन समान होते हैं, वो हर जगह पे एक ही नियम है, वो हर जगह पे काम करता है ना। लेकिन संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहार के साथ सीधा संबंध रखते हैं, इसलिए ही समयांतर में इनमें आवश्यक परिवर्तन करके नवीन सिद्धांतों को जोड़ने की गुंजाइश रहती है कि यहाँ पे कोई नया सिद्धांत भी आ सकता है। साइंस की तरह नहीं एक नियम खोज दिया तो खोज लिया, उस टॉपिक में कुछ दूसरा नियम खोज ही नहीं सकते। मानव व्यवहार और टेक्नोलॉजी ऐसे तत्व हैं जो कि समयांतर परिवर्तित होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के अनुरूप बनने के लिए संचालन के सिद्धांतों में परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। तो मानव के स्वभाव बदलते रहेंगे तो संचालन के सिद्धांत भी बदलते रहेंगे, मानव की सोच बदलेगी तो संचालन के सिद्धांत भी बदलेंगे। संचालन के सिद्धांत निर्णय करने और उनके अमलीकरण के लिए विस्तृत एवं निश्चित मार्गदर्शन है। संचालन के सिद्धांत में हमें निर्णय करने के लिए नियम चाहिए और उसका अमलीकरण करने के लिए पूरा उसके अंदर निश्चित स्पष्ट विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। संचालन के सिद्धांत के अनुसार विविध प्रोत्साहनों द्वारा कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण, किसी एक कर्मचारी की पदोन्नति के निर्णय के लिए उसके नौकरी के वर्षों को आधार माना जाए, ये एक संचालन का सिद्धांत हो सकता है। जबकि अन्य इकाई में कर्मचारी की कार्यक्षमता को ध्यान में रख के नौकरी के वर्षों को ध्यान में ना रखा जाए, लेकिन जो ज़्यादा काम करेगा उसको ध्यान में रखा जाए तो उसको उसके द्वारा पदोन्नति की जाए, तो दूसरा संचालन का सिद्धांत हो सकता है। तो संचालन के सिद्धांत तो दोनों ही है कि भाई उसकी नौकरी के वर्षों को आधार मानना चाहिए, दूसरा सिद्धांत ये है कि उसकी कार्यक्षमता को आधार मानना चाहिए। तो कौन सा व्यक्ति कौन सा संचालन कौन सी जगह पे कौन सा यूज़ करेगा वो उसके ऊपर आधारित है।
संचालन के सिद्धांत तथा संचालन प्रविधि के बीच अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रविधि मतलब प्रक्रिया, प्रविधियां मतलब रीति लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए विविध कदमों का समूह है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए 2 बार आएगा, लिए गए विविध कदमों का समूह है ना। क्या? प्रविधि मतलब रीति, मेथड, है ना। लेकिन संचालन के सिद्धांत एक नियम है। संचालन के सिद्धांत प्रविधियों का अमल के समय लिए गए निर्णयों संबंधी मार्गदर्शन है। संचालन के सिद्धांत जो है वो उसके कार्य या रीति नहीं है, वो उसके मार्गदर्शन है। प्रविधियों की तरह सिद्धांतों और मूल्यों के मध्य अंतर समझना भी अत्यंत आवश्यक है। सिद्धांत और मूल्य क्या है? मूल्य स्वीकृत अथवा स्वैच्छिक होते हैं, ये नैतिकता के साथ जुड़े होते हैं, जबकि सिद्धांत जो है वो मानव व्यवहार के लिए सर्वमान्य सत्य तथा मार्गदर्शक है। मूल्य सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मैं मानूंगा कि भाई मेरे को सत्य बोलना चाहिए, तो कोई ऐसा भी मानेगा कि किसी अच्छे कार्य के लिए झूठ बोलना है, तो वो भी कोई गलत नहीं है, तो वो भी उसका मूल्य हो गया, ये मेरा मूल्य होगा, किसी और का भी तीसरा मूल्य हो सकता है ना। मूल्य सभी के लिए अलग अलग भी हो सकता है और सभी के लिए व्यक्तिगत हो सकता है, स्वीकृत हो सकता है, स्वैच्छिक हो सकता है। लेकिन संचालन के सिद्धांत जो है वो सबके लिए अलग अलग व्यक्तिगत नहीं हो सकते, स्वीकृत नहीं हो सकते, व्यक्तिगत नहीं हो सकते। वो सबके कॉमन कुछ ऐसे नियम निकाले हैं मानव व्यवहार के हिसाब से उसके लिए कि वो सर्वसामान्य सिद्ध हो। मतलब सबके लिए कॉमन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये मानव मतलब जो बोलते हैं ना मनोविज्ञान, मानव व्यवहार, उसके लिए वो कॉमनली ये देखने को मिलता है ना। तो उस हिसाब से संचालन के सिद्धांत बनाए गए। जैसे कि हम मानते हैं जेलेसी मतलब ईर्ष्या का भाव हर एक मानव में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो ये सर्वसामान्य जैसा हो गया, तो उसके हिसाब से कोई संचालन का सिद्धांत बनाया जा सकता है। लालच के ऊपर से संचालन का सिद्धांत बनाया जा सकता है। डर के ऊपर से संचालन का सिद्धांत बनाया जा सकता है। वहाँ पे मूल्य की बात नहीं है। जो अपने हिसाब से स्वीकृति से सोचे कि भाई मुझे सत्य बोलना चाहिए, है ना, तो वो एक मूल्य हो जाएगा। मुझे ईमानदारी रखनी चाहिए, वो एक मूल्य हो जाएगा। जबकि सिद्धांत क्या है, वो उसके व्यवहार के हिसाब से हम क्या, संचालक क्या करेगा, वो सिद्धांत हो जाएगा। स्वरूप की बात करते हैं, संचालन के सिद्धांत के स्वरूप की बात करें तो वेट कीजिए 1 मिनट। तो संचालन के स्वरूप व्यवहारिक निष्कर्ष है, जड़ नहीं है। ये सिद्धांत कार्य करने के लिए मार्गदर्शक है, जो कार्य और कारण का संबंध होता है। संचालन के अलग अलग कार्य जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन और नियंत्रण का अमल करते समय संचालन के सिद्धांत संचालक को निर्णय करने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञ का कथन है कि ये सिद्धांत अधिकतर सत्य होते हैं, परंतु संपूर्ण सत्य नहीं होते। इनमें भी अपवाद का नियम होता है। संचालन के सिद्धांतों की उपर्युक्त चर्चा से उसके स्वरूप के संबंध में निम्नानुसार सारांश क्रम जाना जा सकता है। अगर आप लोग संचालन के सिद्धांत के बारे में सही से पहले जान जाएंगे, संचालन के सिद्धांत क्या है, संचालन के सिद्धांत का कैसे उद्भव हुआ, संचालन के सिद्धांत में स्वरूप क्या है, संचालन के सिद्धांत का महत्व क्या है, वो सब आप जान जाएंगे तो भविष्य में हो सकता है कि आप भी कोई संचालन का सिद्धांत बना सके। तो आप खुद संचालन का सिद्धांत बना सकते हैं और अभी से उसके बारे में सोच सकते हैं, और किसी संचालन के सिद्धांत के ऊपर आप अपवाद या उसके ऊपर टिप्पणी भी लिख सकते हैं कि उसका संचालन के सिद्धांत जो है उसकी मर्यादा क्या है,
और उसका संचालन का सिद्धांत है, उसकी फ़ायदा क्या है। वो संचालन के हर एक सिद्धांत प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही काम आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिजनेस के लिए ही वो उपयोगी है, अपने रेगुलर कामकाज में भी संचालन के सिद्धांत उपयोगी है ना। यहाँ पे पहला टॉपिक ही यही लिखा है, सर्वव्यापी स्वीकृति है। संचालन के सिद्धांत अधिकतर व्यावसायिक इकाइयों पर लागू किए जा सकते हैं जहाँ जहाँ सामूहिक मानव प्रयत्नों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि व्यावसायिक इकाई, जहाँ जहाँ सामूहिक मानव प्रयत्नों की आवश्यकता है वहाँ उन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। वैसे व्यावसायिक इकाई के प्रकार, स्वरूप, प्रवृत्ति और कद वैसे व्यावसायिक इकाई के प्रकार, स्वरूप, प्रवृत्ति और कद के अनुरूप संचालन के सभी सिद्धांतों को लागू करने की मात्रा में परिवर्तन होता है ना। कि कोई कोई जगह पे कोई संचालन के 1 या 2 ही सिद्धांत का यूज़ हो सकता है और कोई कोई जगह पे संचालन के 50 सिद्धांत का भी यूज़ हो सकता है और कोई कोई जगह पे संचालन के जितने भी सिद्धांत है हर सिद्धांत का उपयोग हो सकता है और उसके अलावा भी नए सिद्धांत आ जाए तो उसका भी वो लोग उपयोग कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने सिद्धांत दिए हैं उसका ही उपयोग करें। ज़रूरत के अनुसार 2-3 सिद्धांत का कॉम्बिनेशन बना के चौथा सिद्धांत भी बनाया जा सकता है ना। परंतु अधिकतर लागू करने की मात्रा में परिवर्तन होता है। परंतु अधिकतर व्यावसायिक इकाइयों में संचालन के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं, चाहे 1 लागू किया जाए चाहे 50 लागू किया जाए। इसलिए संचालन के सिद्धांत सर्वव्यापक या सार्वत्रिक है। परिवर्तनशील संचालन के सिद्धांत जड़ निष्कर्ष नहीं है, अपितु परिवर्तनशील है। संचालक को जब और जैसी परिस्थिति में आवश्यक लगे वहाँ उनमें परिवर्तन की गुंजाइश होती है। विविध परिस्थितियों में यह सिद्धांत अनुकूल न लगे तब संचालक को इनमें परिवर्तन करने की छूट होती है। छूट क्या, वही तो उसको काम करना है। उदाहरण, कार्य विभाजन का सिद्धांत विशाल इकाइयों में एक समान रूप से लागू किया जा सकता है, परंतु लघु इकाइयों में उतनी ही मात्रा में कार्य विभाजन का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। और कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या है वो तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा। तो कार्य विभाजन क्या है कि समझ लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट बनानी है। हम एक छोटी चीज़ को ले लेते हैं, एक मोबाइल को ही ले लेते हैं, आज के ज़माने की बात करें तो वहाँ पे कार्य विभाजन किया जाता है। कार्य विभाजन एक सिद्धांत है कि कार्य विभाजन करने से सबका काम सरल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या करेगा, एक भाई जो है, एक कर्मचारी वो सर्किट बनाएगा और आगे भेजेगा, दूसरा कर्मचारी उसमें माइक जोड़ेगा, आगे भेजेगा, तीसरा कर्मचारी उसमें कैमरा जोड़ेगा, आगे भेजेगा, चौथा कर्मचारी उसमें स्क्रीन लगाएगा, आगे भेजेगा, पांचवा कर्मचारी उसके ऊपर बॉडी लगाएगा, आगे भेजेगा, छठा कर्मचारी उसको बॉक्स में पैक करेगा, आगे भेजेगा। तो सबका छोटे छोटे कार्य, एक बड़े कार्य को, एक मोबाइल बनाने के बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है। वो कहाँ पे संभव है, जहाँ पे ज़्यादा काम हो। कार्य विभाजन का सिद्धांत विशाल इकाइयों में एक समान रूप से लागू किया जा सकता है, परंतु लघु इकाई में सबको अलग अलग कार्य ही कर सकते हैं, क्योंकि सबको ऐसे एक ही चीज़ के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते कार्य के, तो फिर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य नहीं दे सकते। तो लघु इकाइयों में उतनी ही मात्रा में कार्य विभाजन का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, है ना। और वो भी जैसे भी मैंने आपको बताया था, ज़रूरत के अनुसार, सामने वाले इंसान के अनुसार हम मतलब वहाँ पे संचालन का सिद्धांत यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को मुझे पनिशमेंट देना है, मैंने आपको उदाहरण दिया था, है ना, तो अगर उसका नेचर ही ऐसा है कि उसको घर पे बैठा रहना अच्छा लगता है, तो उसको मैं रूम में बंद करने की पनिशमेंट नहीं दे सकता, उसको घर से बाहर निकाल देने की पनिशमेंट दूंगा तो सही है। लेकिन किसी का नेचर ऐसा है, उसको बाहर घूमते रहना पसंद है, तो उसको बाहर निकाल देने की पनिशमेंट नहीं दे सकता, उसको घर पे बंद कर देने की पनिशमेंट उसके लिए सही है। इसलिए संचालन के सिद्धांत समय अनुसार, सामने वाले व्यक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील करना जरूरी है। आर यू क्लियर। सामान्य मार्गदर्शक संचालक के सिद्धांत जो है, संचालन के सिद्धांत वो
नॉर्मली तो सामान्य मार्गदर्शक है। हमें अगर कोई परेशानी होती है, कहीं पे दिक्कत आती है, तो हम क्या कहाँ जाते हैं? हमारे मार्गदर्शक के पास, हमारे गाइड के पास जाते हैं, कि हमारे सीनियर के पास जाते हैं कि भाई हमें थोड़ा हेल्प कर दीजिए। लेकिन संचालन के सिद्धांत में ऐसे बहुत सारे सजेशंस, मतलब सजेशंस टाइप यहाँ पे टेक्निक दी गई है, सिद्धांत दिए गए हैं कि ये सिद्धांत उपयोग करने से इस प्रकार की समस्या हल होगी, ये प्रकार के सिद्धांत उपयोग करने से ऐसी समस्या नहीं होगी। तो एक प्रकार का सामान्य मार्गदर्शक बन जाता है। संचालन के सिद्धांत अलग अलग परिस्थितियों में से अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अनुभवों का फल है। व्यवसायिक इकाई का संचालन करते समय इकाई में विषम और जटिल समस्याएं आती रहती है। प्रत्येक समस्या का स्वरूप इकाई के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, जो हर परिस्थिति में हर इकाई को समान परिणाम नहीं दे सकती है ना। क्या हुआ? हर एक इकाई में, हर एक बड़े इकाई चाहे छोटी इकाई, हर एक इकाई में विषम और जटिल समस्या आती है। प्रत्येक समस्या का स्वरूप इकाई के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। इकाई छोटी है तो समस्या का स्वरूप छोटा हो सकता है, इकाई बड़ी है तो समस्या का स्वरूप बड़ा हो सकता है, उसकी समस्या बड़ी हो सकती है, जो हर परिस्थिति में हर इकाई को समान परिणाम नहीं दे सकता है ना। तो कोई एक सिद्धांत जो है वो हर एक परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता, समान परिणाम नहीं दे सकता। इससे संचालन के सिद्धांतों को प्रत्येक इकाई में सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता, परंतु सिद्धांतों का मात्र मार्गदर्शक के रूप में अनुकूल परिस्थिति में उपयोग करके वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। अगर कोई समस्या आ गई तो मीटिंग रखेंगे, मीटिंग रखने के बाद सभी संचालक वहाँ पे बैठेंगे, सभी संचालक अपने अपने हिसाब से एडवाइस देंगे कि भाई मेरे हिसाब से ये संचालन का सिद्धांत यहाँ पे सही बैठेगा। दूसरा बोलेगा कि नहीं, ये संचालक का सिद्धांत नहीं बैठेगा क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, इससे अच्छा है कि ये वाला संचालन का जो सिद्धांत है ना वो अच्छा बैठेगा। तीसरा बोलेगा कि नहीं, फिर इसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकता है, इससे अच्छा हम ये वाला सिद्धांत का यूज़ करें। तो ये सब मीटिंग एडवाइज़र्स जो होते हैं उन सब की ये मीटिंग है, तो वो क्या काम करेगी? ये सब संचालन के सिद्धांत तो केवल मार्गदर्शक के रूप में ही काम करेंगे। बाद में ये लोग सभी का मीटिंग के बाद वो जो उसका मीटिंग का जो मेन होगा वो क्या करेगा, इन सभी मतलब सभी सिद्धांतों को ध्यान में रख के और सभी एडवाइज़र्स की सूचनाओं को समझ के, एडवाइस समझ के वो खुद से इसमें से कुछ निकालेगा निर्णय, या फिर खुद से नया कुछ सोचेगा इन सब के अलावा। तो संचालन के सिद्धांत तो मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, नहीं कि उसको मतलब थोपा जा रहा है। अनुकूल परिस्थिति में उपयोग करने का वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई संचालन के सिद्धांत काम नहीं करेंगे, काम करेंगे भी, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में होगा तो काम करेंगे, नहीं तो वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। मानव व्यवहार पर आधारित संचालन में मानव केंद्र स्थान पर होने से संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहार पर बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, किसका स्वभाव कैसा है, किसको किस प्रकार की पनिशमेंट देनी चाहिए, उसके मानव व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। संचालन के सिद्धांतों का मानव व्यवहार के साथ सीधा संबंध है, और मानव व्यवहार यह मनोवैज्ञानिक विषय है, उसके लिए आपको आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, जिसका संचालन के सिद्धांतों के अमल के समय ध्यान रखना आवश्यक है। मैंने अभी बताया ना, संचालन के सिद्धांत अमल करते समय ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि उसको अगर पनिशमेंट देनी है तो कौन सी वाली दे, उसका मानव व्यवहार किस प्रकार का है, उसका स्वभाव किस प्रकार का है, उसका सोच किस प्रकार की है, उसको क्या अच्छा लगता है। आकस्मिकता संचालन के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक तत्व आकस्मिक भी है। शायद ये बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, मुझे याद आ रहा है पिछले साल को यही टॉपिक में। किसी एक निश्चित अनिवार्य परिस्थिति में इन सिद्धांतों के उपयोग के द्वारा इकाई आवश्यक निर्णय लेकर लक्ष्य सिद्धि सरल कर सकती है, जैसे कि कर्मचारियों को योग्य एवं उचित वेतन का भुगतान करना चाहिए। यह आकस्मिक या आवश्यकता के आधार पर प्रभावशाली तत्वों का ध्यान रखकर निश्चित किया जा सकता है।
संचालन के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक तत्व आकस्मिक भी है। किसी निश्चित अनिवार्य परिस्थिति में इन सिद्धांतों का उपयोग द्वारा इकाई आवश्यक निर्णय लेकर लक्ष्य सिद्धि सरल कर सकती है। जैसे कि कर्मचारियों को योग्य एवं उचित वेतन का भुगतान करना चाहिए। योग्य एवं उचित वेतन का भुगतान करना चाहिए। क्या ये योग्य और वाजबी है? मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है वो योग्य और वाजबी है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो यह आकस्मिक या आवश्यकता के आधार पर प्रभावशाली तत्वों को ध्यान में रखकर निश्चित किया जा सकता है कि वो योग्य है, कि योग्य और वाजबी है कि नहीं। कौन सा टॉपिक योग्य और वाजबी है कि नहीं? तो कर्मचारियों को योग्य एवं उचित वेतन भुगतान करना चाहिए। ये बात, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, वो योग्य और वाजबी है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो कब पता चलेगा? वो कब निश्चित किया जाएगा? कौन निश्चित करेंगे? कौन से हिसाब से निश्चित करेंगे? तो वो आकस्मिक या आवश्यकता के आधार पर प्रभावशाली तत्वों को ध्यान में रखकर निश्चित किया जा सकता है कि ये योग्य है या वाजबी है, योग्य हो या वाजबी हो। मतलब यहाँ पे आवश्यकता, यहाँ पे भले आकस्मिकता वर्ड दिया गया है, लेकिन वो दोनों अलग अलग टॉपिक है। आकस्मिक और आवश्यकता। कभी कभी आकस्मिक संजोगों के अनुसार ये वाला जो सेंटेंस है, कर्मचारियों को योग्य एवं उचित वेतन का भुगतान करना चाहिए, वो आकस्मिकता के संजोगों के अनुसार वो योग्य नहीं भी हो सकता, वाजबी नहीं भी हो सकता। जैसे कि अभी की बात करें, अभी लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन की परिस्थिति में सभी की इनकम कम हो गई है, तो कर्मचारी को योग्य और वाजबी वेतन, उचित वेतन जो भुगतान करने वाला जो सोच है वो योग्य नहीं हो सकता व्यवसाय के लिए, वो वाजबी नहीं हो सकता व्यवसाय के लिए। ये आकस्मिक संजोग है, तो आकस्मिक परिस्थिति है। आवश्यकता यह है कि अभी कर्मचारियों को ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, है ना, तो उसके आधार पर प्रभावशाली तत्व है क्या, कि अभी वो नहीं कर पाएंगे, वो उसको अगर कर देंगे तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे प्रभावशाली तत्वों को ध्यान में रखकर निश्चित किया जा सकता है कि ये वाला जो सेंटेंस है कि ये वाला कर्मचारियों को योग्य एवं उचित वेतन का भुगतान करना चाहिए, ये योग्य है या वाजबी है ना। ये आकस्मिक क्यों है? क्योंकि ऐसे आकस्मिक संजोग का अर्थ ये हुआ कि ज़्यादातर तो ये सेंटेंस जो है, कर्मचारियों को योग्य एवं उचित वेतन भुगतान करना चाहिए, 100 में से 99 जगह पे ये सही बैठता है, योग्य और वाजबी है। लेकिन आकस्मिक किस लिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, 100 में से 99 बार तो ये सही जाएगा, लेकिन एक बार शायद वो गलत भी जाए। वो ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है, तब वो सेंटेंस भी, वो सिद्धांत भी, वो नियम भी योग्य और वाजबी नहीं रहता। तो इसलिए आकस्मिक तत्वों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। कभी कभी